अब हम जानेंगे एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है रेजोनेंस ट्यूब मेथड। और इस मेथड से हम लोग स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू determine the speed of sound, है ना, by using a resonance tube with a tuning fork of known frequency। तो सपोज जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मान लेते हैं कि A0 है। ठीक, अब देखेंगे राइट साइड में हमने एक फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में जो ब्लू कलर से हमने दिखाया है ना, ये जो ब्लू कलर से दिखाया है, इस ब्लू ट्यूब को कहा जाता है रेजोनेंस ट्यूब, है ना। ये जो ट्यूब है ये है रेजोनेंस ट्यूब। इस रेजोनेंस ट्यूब में देखेंगे कि वाटर जो है इसमें भरा रहता है। ठीक है, अब इसमें वाटर हम लोग भर सकते हैं। और वाटर भरा कैसे जाता है, ये एक पाइप देख रहे हैं, इस पाइप से वाटर भरा जा सकता है। ठीक है, इसमें ऊपर से वाटर डाला जाएगा और इसमें भरा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब इस रेजोनेंस ट्यूब के राइट साइड में देखेंगे कि हमने एक स्केल बनाया है ना, एक लाइन ड्रॉ की है। तो क्या होता है कि रेजोनेंस ट्यूब के जस्ट साइड में एक स्केल लगाया जाता है, जिससे कि इसके अंदर वाटर कॉलम का हाइट या एयर कॉलम का हाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ स्केल इस टाइप का बना रहता है ना। तो ये मान लेते हैं कि ऐसा कुछ स्केल है। ठीक, अब इस स्केल से हम लोग क्या करते हैं कि इस रेजोनेंस ट्यूब में कितना वाटर है और कितना खाली है, ये हाइट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्केल। ठीक, अच्छा, अब क्या करते हैं कि जो रेजोनेंस ट्यूब है इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये जो नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है उसको वाइब्रेट कराया जाता है ना, उसको वाइब्रेट कराया जाता है। और फिर देखेंगे कि ये जो रेजोनेंस ट्यूब है उसके अंदर जो भी एयर होता है वो वाइब्रेट करता है उस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसमें से वाटर जो है, कुछ वाटर कम करते हैं। ठीक है, वाटर कम करेंगे तो एक ऐसा लेवल आएगा जब जो ट्यूनिंग फॉर्क साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा उस साउंड की इंटेंसिटी जो है अचानक बढ़ जाती है। ठीक है, ये नीचे एक फिगर बनाया हमने, आप देखेंगे कि इस फिगर में हमने वाटर का हाइट कुछ कम कर दिया है। ठीक है, इसमें वाटर का हाइट कम कर दिया है और जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर है। ठीक, अगर ये ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर है और पहले इसका जो साउंड था वो थोड़ा धीरे धीरे सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वाटर का हाइट जो है धीरे धीरे कम करते जाएंगे, यानी कि जो इसमें एयर है वो एयर जो है वो उसका हाइट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराने से जो इस ट्यूब के अंदर एयर है वो भी वाइब्रेट करने लगता है। और किस तरह से वाइब्रेट करता है ये देखेंगे, एक क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा बिहेव करेगा। अगर वाटर यहाँ तक है
ठीक है, तो ऊपर एयर है, तो ये जो ट्यूब है देखेंगे नीचे वाला ये एंड क्लोज्ड हो गया क्योंकि नीचे तो वाटर भरा हुआ है और ऊपर वाला जो है वो ओपन है। तो ये जो एयर कॉलम है ऊपर वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जैसा बिहेव करता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो है इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा कब होगी? जब ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा हो और उसके साथ में एयर भी वाइब्रेट कर रहा हो, तो उनकी जो इंटेंसिटी है साउंड की वो ज़्यादा तब होगी जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, है ना। तो हम तब मेजर करते हैं लेंथ, मेजर द लेंथ ऑफ एयर कॉलम when tuning fork and air column are in resonance with each other। रेजोनेंस का मतलब हुआ कि जब दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मान लिया कि अभी जो है इसमें एयर इतना है और इसका जो लेंथ है, इसमें एयर कॉलम का जो लेंथ है वो L1 है, तो अभी जो है साउंड की इंटेंसिटी अचानक बढ़ गई। ठीक है, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है, ट्यूनिंग फॉर्क की और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है। तो जब मैच कर जाएगा तो उसमें क्या होगा कि ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग वाटर का हाइट धीरे धीरे कम कर रहे हैं, तो फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग ओपन एंड पर एंटी नोड बनाते हैं, लेकिन हमने एंड करेक्शन पढ़ा था, उसमें पता चला कि जो एंटी नोड है थोड़ा सा ऊपर बनता है। ठीक है, ये एंटी नोड हो गया और ये एंटी नोड हो गया, तो इसमें ये जो एंड करेक्शन है इसको हम लोग मान लेते हैं E। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर ये जो एयर कॉलम है ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा, कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा। तो जो टोटल लेंथ हो जाएगा, है ना, वो हो जाएगा L1 प्लस E फॉर फर्स्ट रेजोनेंस। मतलब पहली बार जब ट्यूनिंग फॉर्क और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी उसको कहते हैं फर्स्ट रेजोनेंस। उस केस में जो लेंथ है एयर कॉलम का उसको हम लोग कहेंगे L1 प्लस E, है ना, एंड करेक्शन के साथ में। और ये जो है ये लैम्डा बाई 4 के इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि आधा लूप बना है तो लैम्डा बाई 4 के इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से फॉर सेकेंड रेजोनेंस का मतलब हुआ कि फिर से हम लोग दूसरी बार रेजोनेंस कराएंगे। क्या कराएंगे? इसमें से वाटर को और कम करते जाएंगे। यहाँ पर वाटर का जो हाइट था थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा सा कम करेंगे और तो साउंड की इंटेंसिटी फिर से कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, और वाटर का हाइट जो है हम लोग कम करते जाते हैं, तो एक फिर से लेवल आएगा वाटर का जब ट्यूनिंग फॉर्क के कारण से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसकी इंटेंसिटी फिर से बढ़ जाएगी, है ना। ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो इस बार क्या होगा कि ये जो एयर कॉलम है ये अपने नेक्स्ट मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा। नेक्स्ट मोड का मतलब कि पहला जो था फंडामेंटल मोड था और इस बार ये फर्स्ट ओवरटोन मोड में वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस बार एयर कॉलम का लेंथ मेजर करेंगे जब फिर से दोबारा इंटेंसिटी तेज हो जाएगी। ठीक है, एक बार तो इस केस में इंटेंसिटी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वाटर का हाइट कम करना शुरू करेंगे तो इंटेंसिटी फिर से कम हो जाएगी। लेकिन कम करते करते एक पर्टिकुलर लेंथ आएगा, जैसे यहाँ पर L2 से देखा गया,
जब फिर से इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, साउंड तेज सुनाई देने लगेगा, तो उस केस में क्या करेंगे कि फिर से हम लोग लेंथ L2 मेजर करेंगे और यहाँ पर ओपन एंड पर एंटी नोड बन रहा होगा, तो यहाँ एंड करेक्शन जो है वो E है। तो फर्स्ट रेजोनेंस में फंडामेंटल मोड था, लेकिन सेकेंड मोड में जो होगा वो फर्स्ट ओवरटोन मोड होगा। तो इसमें अगर फिगर बनाना हो तो हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, है ना। ये जो है ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन मोड। तो इस केस में जो लेंथ होगा एयर कॉलम का उसको लिखेंगे L2 प्लस E, और ये 3 λ/4 के इक्वल होगा, क्योंकि डेढ़ लूप बन रहा है। आधा लूप λ/4 होता है और डेढ़ लूप 3 λ/4 होता है। तो ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करें बाय सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, we will get L2 plus E is equal to 3 times, ये जो λ/4 है इसमें, है ना, यहाँ पर λ/4 है, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें रख देंगे, तो ये आ जाएगा L1 प्लस E। ठीक, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो ये आएगा L2 माइनस 3L1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू E। तो इन दोनों को सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एंड करेक्शन निकालेंगे। तो ये आ गया एंड करेक्शन। अच्छा, अब एंड करेक्शन आ गया तो किसी इक्वेशन की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 ले लेते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 L1 प्लस E इज इक्वल टू λ/4। अच्छा, जो लैम्डा है उसको हम लोग लिख सकते हैं V/N0, है ना। N0 इसलिए कि N0 जो फ्रिक्वेंसी हमने लिया था ट्यूनिंग फॉर्क का, उतनी ही फ्रिक्वेंसी जो है वो एयर कॉलम की भी है। तो एयर कॉलम की फ्रिक्वेंसी अगर N0 है, साउंड का स्पीड V है, तो जो लैम्डा होगा वो V/N0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो V होगा वो हो जाएगा 4L1 प्लस E इंटू N0। ठीक है, तो साउंड ऑफ स्पीड जो है इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि L1 तो हमने मेजर कर लिया यहाँ पर स्केल से, और एंड करेक्शन जो है हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, और N0 हमें पता होगा पहले से कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रिक्वेंसी हमें पता है ना, नॉन फ्रिक्वेंसी जो है वो N0 है। ये सारी वैल्यू रखने के बाद हम लोग स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यही जो तरीका है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इससे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो रेजोनेंस ट्यूब मेथड पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। द एग्जांपल इज रेजोनेंस ट्यूब is resonated with a tuning fork of frequency 256 Hz if the length of first and second resonating air columns
first and second resonating air columns are 32 centimeter and 100 centimeter respectively, then find the end correction, है ना। तो हमें क्या करना है, एंड करेक्शन निकालना है। और एंड करेक्शन के लिए हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि L2 माइनस 3L1/2 ये होता है एंड करेक्शन। तो इस क्वेश्चन में जो सेकेंड रेजोनेटिंग एयर कॉलम है वो दिया गया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया गया 100 सेंटीमीटर, यानी कि L2 का वैल्यू हो गया 100 इंटू 3, और जो फर्स्ट रेजोनेटिंग एयर कॉलम है उसको दिया गया 32 सेंटीमीटर। तो ये L1 हो गया 32 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से देखेंगे कि एंड करेक्शन जो आया वो हो गया 100 माइनस 96/2, इसका मतलब 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इतना एंड करेक्शन होगा। और ये जो एंड करेक्शन होता है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना, इसको अगर देखा जाए तो ये 0.6 R के बराबर होता है ना, जो कि हमने एंड करेक्शन वाले फॉर्मूले में यूज किया था। जब हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कहा था कि जब दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो उससे 3 तरह के फेनोमेना ऑब्जर्व होते हैं। पहला फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस, दूसरा होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा होता है बिट्स, है ना। तो इनमें से पहले दो जो है इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स हम लोग पढ़ चुके हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर में भी पढ़ा था और साउंड वेव चैप्टर में भी पढ़ा। अब जो है जो तीसरा फेनोमेना है बिट्स का, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये होता है व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स, व्हेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स having different frequencies, having different frequencies moving in same direction, superimpose then the intensity of resultant wave at a point changes periodically, है ना। तो ये कहा जा सकता है कि जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स सेम डायरेक्शन में चलते हुए मिलेंगे या सुपरइम्पोज होंगे तो एक ही पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो बार बार पीरियडिकली चेंज होता रहता है ना। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी formed in 1 second is called
बीट फ्रीक्वेंसी और सिंपली बीट्स, है ना। तो 1 सेकेंड में कितनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देती है, कितनी बार मिनिमम सुनाई देती है, इसको बीट्स कहा जाता है ना। और एक और क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है बीट टाइम पीरियड, है ना। टाइम इंटरवल between consecutive maxima और consecutive minimas is called beat time period. बीट टाइम पीरियड। तो बीट टाइम पीरियड जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई बीट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये तो हो गया जस्ट डिफिनीशन। और अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं कि जब दो वेव्स मिलेंगे तो किस तरह से इंटेंसिटी जो है वो पीरियडिकली चेंज होगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 कंपोनेंट वेव्स को लेना पड़ेगा, है ना। तो 2 कंपोनेंट वेव्स हम लोग लेते हैं। कंपोनेंट वेव्स एक ले लेते हैं P1 इज इक्वल टू P0 साइन ω1t माइनस kx। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं P0 साइन ω2t माइनस kx। प्रेशर एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी लिया जा सकता है, लेकिन हम लोग सिंपलिसिटी के लिए प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग रिजल्टेंट वेव निकालेंगे। रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि रिजल्टेंट जो वेव का इक्वेशन होगा P1 प्लस P2, ये होगा P0 साइन ω1t माइनस kx प्लस P0 साइन ω2t माइनस kx, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने से जो है कुछ इक्वेशन ऐसा मिलेगा, साइन A प्लस साइन B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा cos ω1 माइनस ω2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ω1 प्लस ω2 बाई 2 इंटू टी माइनस kx, है ना। तो ये इक्वेशन आया और इस इक्वेशन को जो है हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं PR0, मतलब कि ये जो है एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया ω1 प्लस ω2 बाई 2 इंटू टी माइनस kx। यहाँ पर है ना, ये इक्वेशन हो गया P, वेयर PR0 इज इक्वल टू 2P0 cos ω1 माइनस ω2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये जो PR0 है ये एक्चुअली में एम्पलीट्यूड हो गया, है ना। ये इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेशन देखने में एक वेव का, प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लग रहा है,
जिसमें ये टर्म प्रेशर एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है ना। तो कह सकते हैं कि ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है, प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave is PR naught is equal to 2P naught cos omega 1 minus omega 2 into T divided by 2। ठीक है। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना, ऐसा होता है। तो इंटेंसिटी को लिखा जा सकता है इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर सी। एम्पलीट्यूड जो है ये है, तो इस एम्पलीट्यूड का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आएगा 4 P0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, है ना। अच्छा, इसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2C इंटू P0 स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी। ठीक, अगर ये जो टर्म है इस टर्म को मैं मान लेता हूँ आई नॉट, तो बाकी जो टर्म है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इंटेंसिटी का इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसा आ गया, आई माइनस आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन देखें तो ये इक्वेशन जो है ये बिल्कुल एक SHM जैसा इक्वेशन है ना। ऐसा ही इक्वेशन हमने SHM का पढ़ा था जब पार्टिकल का मीन पोजीशन ऑरिजिन पर नहीं होता था, तो वहाँ पर पोजीशन जो है वो पार्टिकल का पीरियडिकली चेंज होता था। यहाँ पर ये इंटेंसिटी का इक्वेशन जो है वो आया है जैसे वहाँ पोजीशन का इक्वेशन था। तो कह सकते हैं कि ये जो इंटेंसिटी है वो पीरियडिकली चेंज होगा, ये अपना वैल्यू जो है बार बार इस तरह से रिपीट कर रहा होगा जैसे पार्टिकल अपना SHM करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं सो frequency of oscillation of intensity is equal to omega 1 minus omega 2 by 2 पाई, है ना। ओमेगा 1 ये जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये टर्म जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अगर 2 पाई से डिवाइड कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो ओमेगा 1 को लिख सकते हैं 2 पाई n1 माइनस ओमेगा 2 को 2 पाई n2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। और ये जो इंटेंसिटी के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी कहा जाता है एक्चुअली में यही बीट्स है ना। तो बीट्स का मतलब हो गया n1 माइनस n2। इसमें देखेंगे कि 2 पाई जो है वो कॉमन लेकर के कैंसिल किया जा सकता है, ये 2 पाई कॉमन लेकर के इस 2 पाई से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक मॉड लगा देते हैं क्योंकि कौन हायर फ्रिक्वेंसी है कौन लोअर है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब क्या है कि डिफरेंस कितना है। तो ये कहा जा सकता है कि दो वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होगी अगर उनका डिफरेंस जो है n1 माइनस n2 है तो 1 सेकेंड में इतनी बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होता होगा और इतनी ही बार मिनिमम भी होता होगा। इसी को हम लोग कहते हैं
बीट्स और बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर बीट टाइम पीरियड निकालना हो, बीट टाइम पीरियड होता है 1/बिट्स, यानी कि 1/n1 माइनस n2। तो यहाँ से बीट टाइम पीरियड भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बीट्स पर बेस्ड जब भी हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे, तो प्रॉब्लम्स करते टाइम में हमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो पॉइंट्स जो है वो हम लोग अभी समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट है व्हेन prongs or wings of a tuning fork is filed, then frequency of tuning fork increases। तो फाइल करने का मतलब क्या होता है? ट्यूनिंग फॉर्क के विंग्स को फाइल करने का मतलब हुआ कि उसमें से थोड़ा सा मास को रिमूव करना है। जैसे नाइफ को या चाकू को शार्प करने के लिए हमें उसमें से थोड़ा सा मास रिमूव करना होता है। उसी तरह से अगर ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग किया जा रहा है, यानी उसमें से कुछ मास रिमूव किया जाएगा, तो जैसे ही मास कम होगा, थोड़ा हल्का होगा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है ना। और जो दूसरा पॉइंट ये है व्हेन wax is applied on prongs or wings of a tuning fork, then its frequency decreases। है ना। तो वैक्स अप्लाई करने का मतलब हुआ कि उसका जो मास है विंग्स का वो बढ़ जाएगा, और मास जब बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो मेन तो हमें ये ध्यान रखना है कि मास बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और मास कम करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ना। ये पॉइंट्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं बीट्स पर बेस्ड। तो जो क्वेश्चन है वो ये है, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 250 Hz is vibrating with an unknown tuning fork, Initially they produce 6 beats per second, when wax is applied on prongs of unknown tuning fork, then
they again produce 6 beats per second. Find the original frequency. Find the original frequency of unknown tuning fork. Unknown ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दो तरह के ट्यूनिंग फॉर्क दिए गए। एक ट्यूनिंग फॉर्क है नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है और वो है 250 हर्ट्ज। ठीक है, और एक जो है अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है। अब अननोन ट्यूनिंग फॉर्क 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है इस ट्यूनिंग फॉर्क से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 250 से 6 ज़्यादा यानी कि 256 हर्ट्ज हो सकती है, या 250 हर्ट्ज से 6 फ्रीक्वेंसी कम हो सकता है यानी कि 244 हर्ट्ज हो सकता है। ठीक है, तो जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है, अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी की पॉसिबिलिटी दो है ना, या तो 244 हो सकता है या 256 हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केस में देखेंगे कि 6 बीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। इधर भी डिफरेंस 6 है और इधर भी डिफरेंस 6 है। तो अगर हम ऐसा करें कि मान लेते हैं कि 244 था अननोन ट्यूनिंग फॉर्क का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, अगर 244 ओरिजिनल था तो वेक्स अप्लाई करने से इसकी फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी, है ना, 244 से भी कम हो जाएगी। तो जब 244 से कम हो जाएगी तो जो नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है उससे जो डिफरेंस है वो बड़ा हो जाएगा, है ना, डिफरेंस है 6 से बड़ा हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि वैक्स अप्लाई करने के बाद भी 6 बीट्स ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 244 नहीं हो सकती है। तो अब एक पॉसिबिलिटी बचता है 256। तो अगर इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है तो अभी 6 बीट्स प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वैक्स अप्लाई करने के बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो सकता है डिक्रीज होकर के 244 हो जाए, है ना, यहाँ पर 244 हो जाए। तो पहले भी 6 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे और अभी भी इस ट्यूनिंग फॉर्क से 6 का डिफरेंस आएगा, तो अभी भी 6 बिट्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 256 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेने से जो है क्वेश्चन में जो बातें बताई गई हैं वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज होनी चाहिए, है ना। तो ये अपना आंसर हो जाएगा।